नमस्कार, जय हिंद साथियों। सीडीपी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, यदि आप सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें सीडीपी का कितना बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सीडीपी के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग लास्ट तक देख लिया करो, आपकी सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 122 दिया है। इसके पहले 122 तक मैंने करा दिए हैं। दिया है कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप कैसा होगा। दोस्तों, सृजनशील जो छात्र होता है उसकी जो होती है बुद्धि कैसी होती है, औसत से अधिक होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो कौन सी क्रिया जो है पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए क्रिया का स्वरूप होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ये होता है उनका क्रिया मतलब कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो किसने माना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन है? लेव वाइगोत्स्की है। इन्होंने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। तो क्या कदम उठाएंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए, क्योंकि इसमें सभी विकल्प सही हैं। क्या है देख लेते हैं कि बच्चों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बिल्कुल सही बात होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है कि बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो क्या दोस्तों, सभी विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि आपकी कक्षा की एक छात्र रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। तो इसके परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? लंबाई अगर बढ़ रही है तो क्या है, रजनी में वृद्धि जो है तेज़ी से हो रही है यदि उसकी लंबाई बढ़ रही है तो। अगला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, कब से आरंभ हो जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्यों? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और ये बराबर चलता रहता है किशोरावस्था तक। अगला है कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है। तो कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। जटिल अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छात्र होते हैं उचित निर्णय नहीं कर पाते हैं, ये उनकी कठिन अवस्था होती है, इसमें बनने और बिगड़ने की संभावना रहती है। अगला है कि एक विद्यार्थी के सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए? ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसमें क्या है कि दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि उसके साथ ना रहें, ये क्या है, उसके असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। अगला है कि जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। तो क्या हो जाता है जब वो स्वयं अपनी समस्या का समाधान करने लगता है तो उसको बोलते हैं वैज्ञानिक अन्वेषक। ये गुण उसमें विकसित हो जाता है जब बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो कौन सा नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना, ये क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं है। बाद बाकी सब सही है। अगला है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। कौन सा नहीं होता है? जो अनुशासनहीनता होता है दोस्तों, ये अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। बाद बाकी विषय का ज्ञान तो होना चाहिए अध्यापक को, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए, लेकिन अनुशासनहीनता ये कोई संबंध कारक नहीं होता है शिक्षक में। अगला है कि जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। तो दोस्तों यह स्थिति कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो यह स्थिति होती है आंतरिक अभिप्रेरणा।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो यह दोस्तों किसने कहा है? तो ये कहा है स्किनर ने। ये कथन आप लोग देख सकते हो थोड़ा पॉज करके। अगला है कि सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है? तो किसका कथन है दोस्तों? ये है डंडेकर का। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्या होता है? सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। तो ये कथन डंडेकर का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कि आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट है कि कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि क्या है, एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तब ऐसा करेंगे। अगला है कि एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? तो क्या गुण होना चाहिए? कि कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, ये गुण उसमें निहित होना चाहिए। मतलब किसी का जाति सूचक वर्ड नहीं यूज करना चाहिए कोई भी शिक्षक हो। अगला है कि पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? तो क्यों होती है दोस्तों? ये होती है कि क्योंकि दोस्तों विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्व प्राप्त कर चुके हैं जबकि कुछ परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में हैं तो लेकिन उनमें से परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिक भिन्नता होता है कि मतलब कोई परिपक्वता प्राप्त कर लेता है उसी उम्र का, कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये होती है दोस्तों व्यक्तिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट है कि चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। ये गलत है क्योंकि चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो किस आयु तक होता है अभाव? ये होता है दोस्तों 7 वर्ष की आयु तक उसमें तार्किकता का अभाव होता है। इसके बाद है अगला कि निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा का विकास प्रारंभिक रूप नहीं है? तो क्या होता है? आकलन जो होता है कि बच्चे की भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं होता है, बाद बाकी रोना, हाव भाव और बलबलाना ये क्या है? बच्चों के भाषा विकास के प्रारंभिक रूप हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश डैश प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्तों? वस्तुनिष्ठ होते हैं। मतलब चयन करना है तो आप किसी टाइप से वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न पूछ सकते हो, डिटेल वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र कैसा है? बुद्धिमान है। सामंजस्य अगर करना सीख लिया है तो कैसा छात्र होगा वो आपके अनुसार? तो क्या होगा? वो बुद्धिमान छात्र होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये आता है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के लिए होता है? तो ये होता है प्रगतिशील शिक्षा के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सृजनशील बालक का गुण नहीं है। कौन सा नहीं है? दमन का अधिक से अधिक प्रयोग जो होता है सृजनशील बालक का गुण नहीं होता है। बाद बाकी विचारों में स्वतंत्रता, किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से ना लेना, नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि, ये सभी है। लेकिन दमन का अधिक से अधिक प्रयोग ये सृजनशील बालक का गुण नहीं है। अगला है कि बाल केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत जो होता है बाल केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। बाद बाकी क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बालक डैश डैश से ग्रस्त हैं वह पढ़ने में अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। जो पढ़ने में अक्षमता तो डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला है कि पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? तो किस में करने लगता है? तो होती है संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें जो बालक होता है
समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। तो क्या होता है दोस्तों, किस टाइप के प्रश्न पूछना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रस्तावना प्रश्न पूछना चाहिए शिक्षक को। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।